गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। वेलकम बैक टू द फिजिक्स पाठशाला। लास्ट लेक्चर जो बेटा हमने छोड़ा था, जहां पर शायद हम लोगों ने इसके पहले जो वीडियो देखा था उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक की छोटा सा एक डिस्कशन किया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मैंने आपसे कहा था नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा वो आएगा गॉस थ्योरम पे। तो गॉस थ्योरम क्या होती है, कैसे वर्क करती है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो तो बहुत दूर की बात है अभी। उसके पहले कुछ छोटी छोटी चीजें हमें जाननी है जिसकी मदद से हम गॉस थ्योरम को पढ़ सकते हैं। तो अभी तो गॉस थ्योरम के बारे में बात बाद में होगी, पहले ये बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर समझना है तो उसके पहले उसमें एक छोटी सी चीज है, उसको कहते हैं बेटा एरिया वेक्टर किसे कहते हैं। ठीक, तो पहले एरिया वेक्टर से शुरुआत करते हैं। आज एरिया वेक्टर पहले पढ़ेंगे। एरिया वेक्टर कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, उसकी वैल्यू कैसे होती है। देन एरिया वेक्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लक्स क्या होता है। और जब फ्लक्स पे सवाल वगैरह अच्छे लाए हैं, अच्छे सवाल लगा लेंगे, उसके बाद फिर गॉस थ्योरम तक पहुंचेंगे। ठीक, तो एरिया वेक्टर क्या होता है। अब आपको सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा होगा सर एरिया तो अभी तक हमने यही पढ़ा है कि एरिया स्केलर होता है। स्क्वायर है या आपका कोई एक रेक्टेंगल है या आपने कोई एक स्फीयर लिया है, उसका एरिया निकालते तो उसका एक फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूले को रखते तो क्वेश्चन लगाते थे हम। बट फिजिक्स में बेटा ऐसा नहीं है। फिजिक्स में एरिया को वेक्टर लिया जाता है। अब कैसे लिखते हैं वेक्टर, आइए देखते हैं क्या होता है भाई वो। तो एरिया वेक्टर है या एरिया स्केलर है, पहले तो इसी पे बात हो जाती है। अभी तक बेटा आपने जहां मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व किए वहां पे एरिया को एज ए स्केलर ट्रीट किया जाता था, बट ऐसा है नहीं। एरिया स्केलर नहीं है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लास 11 में आपने वेक्टर आइडेंटिटी टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको, उसमें भी थोड़ा सा बहुत जिक्र हुआ था इस बात का, लेकिन कैसे वो निकाला जाता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो इस साल आपको पता चलेगा। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एक पैरेललोग्राम है। ठीक, एक आपने एक पैरेललोग्राम ले रखा है। पहले तो ये समझ लेते हैं भाई कि एरिया वेक्टर, जैसे मैं कह रहा हूं एरिया वेक्टर पढ़ना है तो एरिया वेक्टर है या नहीं, पहले वो देख लेते हैं, फिर बात करते हैं एरिया वेक्टर कैसे होता है। मान लो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। आपको अगर मैं कहूं इसका एरिया मुझे बताइए, तो इसका एरिया क्या लिखेंगे आप? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फॉर्मूला याद है, सभी को पता है, बेस इंटू हाइट। ये हो गया इसका बेस। यहां से एक परपेंडिकुलर आप यहां ड्रॉ करते थे, मान लो ये क्या ड्रॉ किया आपने, DN ड्रॉ किया है। ठीक, यहाँ पे परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का बेटा फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। बेस मीन्स व्हाट, ये AB मल्टीप्लाइड बाय हाइट मीन्स DN। ठीक, सपोज दैट इस ट्रायंगल ADN में ABCD, अच्छा इसको क्या कर लो भाई, M कर लो। तो ये हो जाएगा क्या, DM, क्योंकि DD दोनों एक साथ पढ़ रहे थे। तो जरा इस ट्रायंगल देखो, मान लो बेटा ये एंगल कितना है, थीटा है। तो इस ट्रायंगल में क्या DM की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो साइन थीटा लगाओ, इस ट्रायंगल में साइन थीटा देखोगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल AMD, साइन थीटा क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाई दिस। ये देखोगे ना, DM डिवाइडेड बाई AD implies that DM is equals to what, AD sin theta. The value of DM is what, AD sin theta ना, DM की वैल्यू आ गई AD sin theta। जरा पुट करो ऊपर में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी व्हाट, AB एज इट इज लिख लो इसको ऐसे, इनटू इस DM की जगह क्या लिख सकते हो बेटा, AD sin theta। अब आपको पता है, जैसे मान लो ये जो पैरेललोग्राम है इसकी लेंथ L ले लिया, जो AB है ब्रेथ इसकी मान लो कितनी है, ये ले लिया, तो AB को क्या लिख सकते हो, B ब्रेथ ऑफ द पैरेललोग्राम, ब्रेथ। और AD को क्या लिख सकते हो, L साइन थीटा। दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसको अगर थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे चाहे तो LB साइन थीटा लिख सकते हो। अब आपको पता है बेटा कोई भी दो क्वांटिटीज, जैसे मान लो लेंथ है, ब्रेथ है, मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी दो लेंथ है, कोई दो वेक्टर्स हैं, अगर मैं कह लूं ये एक लेंथ वेक्टर, ये लेंथ वेक्टर था, एक ब्रेथ वेक्टर था, तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता था, याद करो, A क्रॉस B क्या होता था, AB साइन थीटा होता था। तो ये भी तो ऐसा है, देखो AB साइन थीटा, मतलब मैंने लिखा क्या है, कुल मिलाकर मैंने लिखा ना L क्रॉस वेक्टर B। और किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक नया वेक्टर होता है,
दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक नया वेक्टर होगा जो उन दोनों वेक्टर्स के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा कि नहीं। देखो ऐसे ये L इंटू बी है, कंपेयर करो ए बी साइन थीटा, एल बी साइन थीटा मीन्स L क्रॉस बी है ये। अब L क्रॉस बी क्या होगा, एक नया वेक्टर होगा। तो L क्रॉस बी है क्या, एरिया पैरेललोग्राम ही तो है, यानी कि जो एरिया होता है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द L, परपेंडिकुलर टू द B और परपेंडिकुलर टू द बोथ L एंड B। ये तो आप पढ़ते थे कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक नया वेक्टर ए बी साइन थीटा एन कैप लिखते थे आप इसको पूरा, ए बी साइन थीटा एन कैप। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर will be another vector having direction perpendicular to the plane containing length and breadth ना, यानी कि जो ये पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम के परपेंडिकुलर बाहर हो सकता है एरिया वेक्टर या परपेंडिकुलर अंदर हो सकता है। तो अगर पूरा डिफाइन करना चाहो ना कि किसी भी, जैसे तो मान लो पैरेललोग्राम है, स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है, सर्किल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हर एक सरफेस का एरिया वेक्टर होगा। किसी भी सरफेस का अगर आप एरिया निकाल रहे हैं, so then that area will be a vector quantity and the value of that area vector, आप कह सकते हो value of the area vector is equals to what, area of surface, देखो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या है, एरिया ऑफ द सरफेस, ठीक, एरिया ऑफ सरफेस मल्टीप्लाइड बाय एन कैप, एंड एन कैप विल बी व्हाट, एन कैप विल बी आइदर परपेंडिकुलर आउटवर्ड और परपेंडिकुलर इनवर्ड। अरे बिल्कुल वैसा ही है, देखो जैसे आई क्रॉस जे लिखते थे ना, क्या लिखते थे इसको, के कैप लिखते थे। क्लॉक फेस रूल आपको मैंने बताया था, मैंने कहा था इसको आई ले लो, जे ले लेते थे और के ले लेते थे। आई क्रॉस जे क्या होता था, के कैप, जे क्रॉस के क्या होता था, आई कैप, के क्रॉस आई क्या होता था, जे कैप। ये था, ये क्या लिखा गया है, मतलब कि एरिया किसी भी सरफेस का क्या होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वो एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी होती है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, उस सरफेस के एरिया की वैल्यू लेंथ इनटू ब्रेथ, सरफेस का एरिया, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर या तो ऊपर की तरफ या परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। जैसे एल क्रॉस बी साइन थीटा है, एल क्रॉस बी, एल को जैसे मैंने ये बनाया है, ये एक्स वाई प्लेन में ही तो है, ये ऐसे पैरेललोग्राम बना होगा, ये एक्स वाई प्लेन इसी बोर्ड में था, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसी एक्स वाई प्लेन में ही ना, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस आएगी, जेड एक्सिस, यानी अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाई कैप है, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सी एक्सिस आएगी, के कैप। अब ये के कैप भी हो सकता है या माइनस के कैप भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन एल क्रॉस बी जा रहे हो या बी क्रॉस एल आ रहे हो, वो अलग चीज है। बट एक चीज तय है कि किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, अगर ये सरफेस टू डायमेंशनल है, इसी को आप ओपन सरफेस कहते हैं, अभी कैटेगरी बना के बता रहा हूं। अगर टू डायमेंशनल सरफेस है तो उस सरफेस का एरिया वेक्टर बेटा हमेशा याद रखना, एरिया वेक्टर विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ द सरफेस multiplied by n cap, where n cap is the vector perpendicular to area। जो सरफेस की बात मैं कर रहा हूं उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, आउटवर्ड और इनवर्ड्स कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर सिंपली अगर कोई पूछे क्या कह सकते हो, एरिया वेक्टर आपको डिफाइन करना बेटा कि एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी वैल्यू उस एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी और उसकी डायरेक्शन, भाई एरिया वेक्टर दो चीज होगी ना, एक मैग्नीट्यूड होगी, डायरेक्शन होगी। तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, उस सरफेस के एरिया के, और उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर, आइदर आउटवर्ड और इनवर्ड, ठीक। तो आपको बेटा जो एरिया वेक्टर पढ़ना है, अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो एरिया वेक्टर क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एरिया वेक्टर ए विल बी इक्वल्स टू व्हाट, मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू एन कैप। सिंपल सा है, किसी भी एरिया वेक्टर को डिफाइन करने का मतलब है कि उस एरिया का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय उसका डायरेक्शन, ठीक। डायरेक्शन कैसी होगी एरिया वेक्टर की, परपेंडिकुलर उस प्लेन सरफेस के, ठीक है। अब आपको दो सरफेसेस पढ़नी बेटा, एक आपको पढ़नी है ओपन सरफेस के लिए, ओपन सरफेस या इसी को आप कहते हैं जितने भी 2D सरफेस है, जैसे स्क्वायर है, सर्किल है, रेक्टेंगल है, इन सब का, ठीक। और एक आपको पढ़नी है क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस मींस कैसी सरफेस, 3D सरफेसेस, ठीक है, स्फेयर, क्यूब, ठीक है, ये ऐसी सरफेस क्या होंगी आपकी 3D सरफेस होंगी। तो और दिखाएं भाई कैसे होता है, जैसे मान लो मैंने एक ऐसा एक्स वाई प्लेन लिया है, एक्स वाई प्लेन ले लिया और इसमें एक मैंने स्क्वायर बना दिया ऐसे, ये ऐसे,
मैंने कहा है इसकी स्क्वायर की लेंथ कितनी है L और इसकी ब्रेथ कितनी है बेटा B। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एरिया वेक्टर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एरिया वेक्टर ऑफ दिस स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, एरिया वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेथ, मैंने क्या कहा था मैग्नीट्यूड, तो L इनटू ब्रेथ, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब देखो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर दो सरफेसेस दो एक्सेस जा सकते हो ना, एक्स वाई के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ यानी पॉजिटिव जेड एक्सेस मतलब के कैप यूनिट वेक्टर, और अंदर की तरफ जा सकते हो तो क्या माइनस के कैप। तो या तो ये ऐसा हो सकता है या इसका आंसर प्लस के कैप हो सकता है, दोनों से, ठीक है। तो एरिया वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस के कैप और लेंथ इनटू ब्रेथ माइनस के कैप, ठीक। तो याद रखने वाली बात है बेटा कि कोई भी 2D सरफेस अगर आप लोगे ना तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर, जैसे मान लो एक सरफेस है ऐसे, ठीक है, मान लो एक रेक्टेंगल टाइप की सरफेस है, अब इसका एरिया वेक्टर दोनों तरफ हो सकता है, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, दोनों तरफ हो सकता है। तो के कैप और माइनस के कैप दोनों तरफ डायरेक्शन जा सकती है। फिर एक क्वेश्चन देखो, सिंपल सा है, सपोज दैट एक ऐसा ही ले लिया गया एक्स वाई प्लेन, या मैं प्लेन बदल दूं, मैंने इसको y ले लिया, इसको z ले लिया, ठीक। और इसमें एक ऐसे सर्कुलर रिंग दी गई है आपको जिसकी रेडियस आपको दे दी गई बेटा r। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया एंड एरिया वेक्टर ऑफ द रिंग। तो क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर फॉर द रिंग कैसे निकालोगे, एरिया वेक्टर, अब आपको पता है कि किसी भी रिंग का जो एरिया होता है क्या पाई आर स्क्वायर होगा, तो मॉड ऑफ ए की जगह क्या हो गया बेटा पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा ना वेक्टर नया वाला, देखो क्या बताया था, दिस एन कैप विल बी व्हाट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आपका जो रिंग है वो किस प्लेन में रखा गया, वाईजेड प्लेन है, ठीक। जैसे मान लो ये आपका वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, अब यही तो है वाईजेड प्लेन, ये दिख रहा है वाई एक्सिस जेड एक्सिस, दिस इज द वाईजेड प्लेन। अब इस वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होगी, यही तो होगी, या तो एक्स या एक्स डैश, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या लेते हो आप, तो या तो ये हो सकता है बेटा ये, या इसकी वैल्यू आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। 2D सरफेसेस में दोनों एरिया वेक्टर्स में दो डायरेक्शन हो सकती है एरिया वेक्टर की, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड, दोनों तरफ आप जा सकते हैं, ठीक। तो 2D सरफेसेस का एरिया वेक्टर याद रखिएगा, बड़ा आसान सा है, 2D सरफेस या ओपन सरफेस। ओपन सरफेस नाम क्यों पड़ा आपको पता है, जैसे मान लो आपने एक स्क्वायर बना लिया, अब स्क्वायर तो ओपन सरफेस है ना, खुली सरफेस होगी। जैसे मान लो यही मान लो एक मैंने टुकड़ा ले रखा है, इसको ये रेक्टेंगल है, ठीक, लेंथ ब्रेथ, अभी खुला सरफेस ना, इसके ऊपर मैं कोई चीज रख दूं, कोई भी पॉइंट बना दूं, तो क्या ये सरफेस क्लोज हुई, तो खुली सरफेस है ना, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, सब क्या है आपकी खुली सरफेस है, ओपन सरफेस है, 2D सरफेसेस है। तो याद रखने वाली बात क्या है कि 2D सरफेस में जो एरिया वेक्टर लेंगे वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड और परपेंडिकुलर इनवर्ड दोनों सिचुएशन ले सकते हैं आप, यानी आई कैप माइनस आई कैप हो सकता है, जे कैप माइनस जे कैप हो सकता है, के कैप माइनस के कैप हो सकता है। बट एक चीज तय है कि एरिया वेक्टर उस सरफेस के क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक। क्लोज सरफेस कैसी होती है भाई, नाम जैसे इंडिकेट कर रहा है, कोई भी ऐसी सरफेस जो पूरी तरह से क्या हो, बंद हो, क्यूब, इसको क्यूब तो नहीं कह सकते हैं आप, बट आपको क्यूब के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, आप जिस कमरे में बैठे हो वो भी क्या एक तरीके का, अगर वो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट सब अगर इक्वल है तो भी क्या एक तरीके क्यूब ही तो है, क्लोज सरफेस है ना। जैसे मान लो मेरे पास एक ऐसा क्यूब है, तो इस क्यूब की सरफेस कैसी है, इसको क्या मानेंगे 3D ही तो है, 3 डायमेंशन, और ये पूरा का पूरा क्यूब कैसा है, क्लोज्ड सरफेस है, स्फीयर, दिस स्फीयर इज आल्सो अ क्लोज्ड सरफेस। तो या इन्हीं को क्या कहते हो आप, 3D सरफेसेस भी कहते हैं, ठीक है। अब 3D सरफेसेस हैं या क्लोज्ड सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर कैसे निकलेगा भाई। अब इसमें बड़ा इशू है, क्योंकि देखो जैसे मान लो क्यूब ले लिया तुमने, अब इस क्यूब में कितने फेसेस होंगे, 6 फेस होंगे ना। देखो एक फेस हमको ये दिख रहा है, ये वाला, जैसे इसको कुछ देर के लिए मान लो बेटा एक क्यूब है तो समझना आसान हो जाएगा। एक फेस ये 1, इसके बिल्कुल अपोजिट सेकंड फेस, थर्ड फेस, इसके बिल्कुल अपोजिट फोर्थ फेस, फिफ्थ फेस एंड सिक्स्थ फेस। देयर आर 6 फेसेस ऑफ दिस क्यूब, और हर फेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, अलग अलग होगा ना, हर फेस का एरिया वेक्टर अलग। देखो जैसे मैं इसको सबको हटा दूं,
ये सब हटा दो, केवल एक फेस ये ऊपर वाला ले लो ऐसे ही, स्क्वायर जैसा नहीं है। इस फेस के दो एरिया वेक्टर होंगे, एक तो इस फेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऊपर की तरफ, और एक इस फेस के परपेंडिकुलर इनवर्ड नीचे की तरफ। ठीक, ऐसे ही ये फेस देखो, इस फेस का भी आउटवर्ड एरिया वेक्टर होगा और इस फेस के अंदर भी एक एरिया वेक्टर होगा। यानी कि कह सकते हो कि ये है इस ऊपर वाली फेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड एक एरिया वेक्टर, और एक इस ऊपर वाले फेस के परपेंडिकुलर इनवर्ड एक एरिया वेक्टर। इस फेस के आउटवर्ड और इनवर्ड, इस फेस के आउटवर्ड और इनवर्ड, नीचे फेस के आउटवर्ड और इनवर्ड। यानी कि 3D सर्फेसेस में जितने फेसेस हैं, ये क्यूब की बात अगर मैं करूं स्पेशली, तो हर फेस का अपना अपना क्या होगा, एक एरिया वेक्टर होगा। सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, सरफेस के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, सरफेस के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। तो कौन सा एरिया वेक्टर लेंगे, सब कुछ एजम्पशन है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा एज इट इज, कि कभी भी 3D सर्फेसेस जो लेंगे बेटा आप, 2D सर्फेस में दो एरिया वेक्टर्स हो सकते हैं, परपेंडिकुलर इनवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड दोनों होते थे। 3D सर्फेसेस में सिर्फ और सिर्फ सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड वाला एरिया वेक्टर हम एज्यूम करते हैं। जैसे अभी फ्लक्स जब निकलवाएंगे आपको ना, तो पूछा जाता है ऐसे कि एक क्यूब है, उसके अंदर मान लो एक क्यूब चार्ज रखा गया, या एक क्यूब है उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, तो उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी। तो इस बात को हमेशा याद रखो कि हमेशा हमेशा उस क्यूब को जिधर से देखोगे, उस क्यूब को जिधर देखोगे, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, वो वाला एरिया वेक्टर लिया जाएगा। जैसे मान लो ये क्यूब है, अब इसको मैं ऐसे देख रहा हूं ना, ऐसे, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आउटवर्ड टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। इस सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आउटवर्ड टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो 3D बॉडीज में, इसको याद रखने का, 3D बॉडीज में हर फेस का एरिया वेक्टर अलग अलग होगा। इस फेस का एरिया वेक्टर, जैसे मान लो इसकी लेंथ L है, ब्रेथ कितनी है, B है, तो इस फेस का एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ द एरिया। मान लो क्यूब है, मैंने और आसान कर दें इसको, A ले लो, A, ठीक है। तो एरिया कितना हो, इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, पहले तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, और जब मैग्नीट्यूड ले लिया A स्क्वायर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर बेटा परपेंडिकुलर n कैप बाहर की तरफ। ठीक, ये रट्टा नहीं मारना इसमें, ठीक है। हर एक सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आउटवर्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। वो आउटवर्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर याद रखोगे तो भूलोगे नहीं, मैं लास्ट में कंक्लूड करके लिख दूंगा। ऐसे देखो, मान लो एक सिलेंडर हो, ये ऐसा सिलेंडर, अभी सिलेंडर में भी क्या होगा, तीन तरीके की सर्फेसेस होंगी ना, हर सरफेस का एरिया वेक्टर अलग अलग होगा। ध्यान देना, हर एक जितनी सर्फेसेस हैं यहां पर, हर एक सरफेस का जो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, बिल्कुल सेम, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, पीछे वाला ए स्क्वायर, आगे वाला ए स्क्वायर। डायरेक्शन वाइज अंतर है ना, बाहर 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 की तरफ। ठीक, सिलेंडर में भी तीन तरीके की होती, दो ही है, एक तो ये होती सरफेस का ये क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला ऊपर नीचे, यूनिफॉर्म सिलेंडर है अगर होता ही है, तो इधर का एरिया वेक्टर कैसा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। मैं जैसे मान लो ये सिलेंडर है, मैं इसको ऐसे देख रहा हूं, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो एक तो ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। एक क्या होता है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया भी तो होता है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इस कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए भी सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, एंगल कितने बनेगा हमेशा, 90 डिग्री। और यही नहीं, देखो हर जगह अलग अलग होगा। ये है, देखो समझो इस चीज को, ये तो आसान है, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये जो क्रॉस सेक्शन है, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, जहां जहां ये रख रहा हूं वहां का एरिया वेक्टर बता रहा हूं बेटा, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यानी हर जगह अलग अलग होगा, इधर 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 इधर, हर जगह अलग अलग। ठीक, स्फेयर में क्या है भाई, स्फेयर में डिफरेंशियल एरिया ऑपरेटर लेते हैं। डिफरेंशियल एरिया ऑपरेटर मतलब जैसे मान लो इस सरफेस का एरिया वेक्टर निकाल लो, उसमें हर जगह अलग अलग होगा, छोटा सा एक एरिया कट करोगे, कितना ये ds, और इस छोटे से एरिया के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये, तो इस एरिया वेक्टर की वैल्यू अगर लिखनी हो, एरिया वेक्टर विल बी व्हाट, मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका ds, छोटा सा एरिया,
multiplied by n cap which is perpendicular to this area vector, small area vector ds. ठीक है, यहाँ पे छोटा सा ds उसके परपेंडिकुलर, यहाँ का एरिया वेक्टर छोटा सा एरिया ds उसके परपेंडिकुलर. ठीक है, तो मतलब याद रखने वाली बात यह है कि 2D सरफेसेस के लिए जब हम बात करेंगे 2D सरफेस के लिए, तो 2D सरफेस में एरिया वेक्टर क्या हो सकता है, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड भी हो सकता है और इनवर्ड भी लेते थे, दोनों तरफ ले लेते थे हम. तो 2D सरफेसेस में एरिया वेक्टर जो लेंगे बेटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये तो दोनों में लेना है, ये तो इसमें कोई फॉरवर्ड नहीं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स, इसमें दोनों तरफ हो सकता है. और 3D सरफेसेस में जो एरिया वेक्टर होगा दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर तो होगा ये श्योर है. और कौन सा एरिया वेक्टर, केवल और केवल आउटवर्ड्स टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर. ठीक है, यानी कि 2D प्लेन में दोनों तरफ एरिया वेक्टर ले सकते हैं, 3D प्लेन में केवल बाहर की तरफ जो एरिया वेक्टर होगा सरफेस के केवल वो लेना है आपको. ठीक, आई होप इतनी बातें आपको याद रखेंगी, केवल याद रखना बस. और वैल्यू कैसे निकालोगी, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ द वेक्टर ए मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया मल्टीप्लाइड बाय एन कैप. ठीक है, अभी इस पे क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ ही कराएंगे तो दोनों चीजें रिवाइज होंगी. ठीक है, अलग से एरिया वेक्टर में एक दो सवाल जो करा रहे थे करा दिए, अलग से एरिया वेक्टर का क्वेश्चन नहीं करा रहे. फ्लक्स में एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट अभी एकदम आपको याद हो जाएगा. लिख लो इसको बाद, मिटा दे इसको फिर. चलो अब आप बात करते हैं फ्लक्स, जो आपका मेन टॉपिक था गॉस थ्योरम का. फ्लक्स जो है होता क्या है पहले जान लो. सिंपल से अगर बात करें बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने की, तो पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं उसके में. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नोटेशन पहले तो सीखो. फाई सफिक्स में लिखेंगे ई, फाई ई. ठीक है, ये इसका नोटेशन है. होता क्या है बेटा, डेफिनेशन इसको याद रखना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक field lines passing through a surface और कैसे perpendicular to it, यानी perpendicular to the plane of the surface, पूरा लिखना surface. ठीक है, यानी कि किसी भी सरफेस से, वो चाहे 2D हो चाहे 3D हो, किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, दैट नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. जैसे मान लो ये एक सरफेस है हमारे पास, इस सरफेस से मान लो इधर से इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और इस सरफेस को बीच में तुमने ऐसे रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस सरफेस से कितनी परपेंडिकुलर पास हो रही, 1 2 3 4 n x जितनी पास हो रही, the number of electric field line passing perpendicular to the surface is called what, electric flux. जैसे मान लो आपके पास एक ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक प्लेन सरफेस, पहले प्लेन सरफेस सीख लो आसान है, फिर उसके बाद वो रिजिड या नॉन प्लेन सरफेस के लिए चलेंगे. ठीक है, इस प्लेन सरफेस में मैंने एक ऐसा एरिया रख दिया. ठीक, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और इसके अंदर मैंने एक ऐसा सरफेस रख दिया. ठीक, अब इस सरफेस से सोचो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर सकती है. मान लो इधर देखो, जैसे एक गुजरे ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसको ऐसे बना दे तो और आसान है. ये सरफेस से कैसे गुजर रही है, देखो परपेंडिकुलर टू द सरफेस गुजर रही है, बिल्कुल ऐसे. ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल ये ऐसे जा रही थी, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके ऊपर से निकल गई थी, एक और थी जो इसके इधर से निकल रही थी, एक और थी जो इसके इधर निकल रही थी, एक और थी जो इसके इधर निकल रही थी. हमने क्या देखा कि इस फील्ड, इस एरिया से परपेंडिकुलर, ध्यान दो, देखो इसमें दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, पहला ये परपेंडिकुलर और दूसरा है पासिंग थ्रू. ये बताओ क्या इसको कहोगे कि ये जो पेन है, ये पेन मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या इसको कहोगे कि ये पास थ्रू दिस सरफेस हो रही, इस सरफेस से पास होने का मतलब ऐसे ना, ऐसे. पहली चीज तो पासिंग थ्रू का मतलब समझ लो कि उस सरफेस से पास होनी चाहिए. ये तो सरफेस को टच करके निकल गई, इस सरफेस को टच करके निकल गई, पास थोड़ी हुई. अच्छा, जो पास हो रही है उसको फ्लक्स नहीं गिनना है,
कैसी पास हो रही, जो बिल्कुल फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस पास हो रही, वो फील्ड लाइन फ्लक्स बनाएंगे आपकी। ठीक है, तो मान लो ये कैसा हुआ भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसमें एक एरिया वेक्टर, एक एरिया आपने ऐसा लिया, उससे कितनी फील्ड लाइन पास हुई, एक, तो हम मानेंगे कि इसका फ्लक्स कितना है, 1 है। ठीक है, अच्छा इसी एरिया को जरा बड़ा कर दो, इसको जरा और बड़ा एरिया ले लो, ये ऐसे मैंने लिया। अब मुझे बताओ कि एरिया जैसे बढ़ गया, क्या इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर जो इस एरिया से पास हो रही थी, क्या बढ़ गई? पहले देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही थी ना इस एरिया छोटे वाले से, अब देखो इससे 1 2 3, देयर आर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम दिस एरिया। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ने से फ्लक्स नहीं बढ़ गया? अब फ्लक्स कितना हो गया, 3। मतलब ये हुआ कि जो एरिया है, अगर उस एरिया को बढ़ा दोगे किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस एरिया से पास होने वाला फ्लक्स भी क्या हो रहा है, देखो 1 से बढ़कर 3 हो गया। मतलब एक कंक्लूजन मोटा मोटा कहीं दिमाग में आ रहा है, दैट दिस फ्लक्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ए। छोटा एरिया, कम फील्ड लाइंस, कम फ्लक्स। ऐसा मैंने कहा, फ्लक्स होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। किसी सरफेस से परपेंडिकुलर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेंगी, 10 गुजर रही है तो फ्लक्स 10 हो जाएगा, 12 फील्ड लाइन गुजर रही है तो फ्लक्स 12 हो जाएगा, 13 फील्ड लाइन गुजर रही है तो फ्लक्स 13 हो जाएगा। एरिया जैसे ही बढ़ाया, फील्ड लाइंस के नंबर्स ज्यादा हो गए जो पास हो रहे थे, फ्लक्स भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। मतलब फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ए लिख सकते हो। दूसरी चीज देखो, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को डेंस कर दो और बढ़ा दो, देखो ये ऐसे। इस बार मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, मतलब और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कर दी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। छोटा सा एरिया, पहले सोचो यहां वाले केस में ये जो एरिया था, इससे कितनी फील्ड लाइन पास हो रही थी, एक। इतना ही बड़ा एरिया वहां चलो बनाए, इतना ही बड़ा एरिया, छोटा सा, ये काउंट करो जरा, 1 2 3 4। यहाँ पे उतने छोटे एरिया से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फ्लक्स पास, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही थी, फ्लक्स फील्ड बना रही थी। यहाँ पे उतने ही एरिया से देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो मालूम नहीं है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 4। मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी रीजन में, उस रीजन में कोई एक सरफेस अगर रखोगे तो उस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कम फ्लक्स पास हो रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा, देखो यहाँ क्या किया मैंने, इन दोनों इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस को कम कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, इक्वी स्पेस्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, लेकिन अगर बहुत नजदीक हुई, मैंने कहा था आपसे, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत नजदीक होगी, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वीडियो में जाके चेक कर सकते हो, प्रॉपर्टी नंबर 4 या 5 था, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ही नजदीक होगी, नैरो होंगी, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बहुत स्ट्रांग होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी। ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ज्यादा फ्लक्स पास हो रहा था। इसका मतलब दूसरा कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो, दिस फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई आल्सो। ठीक, अच्छा तीसरा ऑब्जर्वेशन देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो एक सरफेस ली मैंने, ठीक है, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर मान लो, ये ऐसे सरफेस है मान लो, ये ऐसे ऐसा कुछ, ठीक। इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर से देखने पर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर बाहर की तरफ है, मान लो मैंने इधर ले लिया एन कैप, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में ऐसे पास हो रही है, दिस इज द ई। ठीक, कैसे पास हो रही भाई, सच दैट दिस वेक्टर ई मेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, मेक्स एन एंगल थीटा विथ एरिया वेक्टर इन कैप। ठीक है, मतलब कि किसी सरफेस से मान लो कोई आर्बिट्रेरी सरफेस है, जैसे मैं कह रहा हूं परपेंडिकुलर वाले केस में ये सरफेस थी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही थी, ऐसे ये सरफेस मान लो, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही, या ऐसे ले लो, ये सरफेस है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो। क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से यहाँ पे फ्लक्स होगा? मैंने क्या कहा था, फील्ड लाइंस कैसी पास होनी चाहिए, फ्लक्स पढ़ो, परपेंडिकुलर टू सरफेस। यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गुजर रही है, अच्छा चलो ठीक है गुजर रही है, तो कैसे गुजर रही है भी देखते। इस सरफेस का एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो रेड वाला मार्कर, और ये क्या कहते हैं जो ब्लैक कैप है, ये क्या है, एरिया वेक्टर। तो हमने कहा कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और एन कैप के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो बताओ कैसी होगी, इसका मतलब ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एन कैप और इसके बीच का एंगल थीटा है। अब इस सरफेस से परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट पास हो रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड? इस इलेक्ट्रिक फील्ड दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये ऐसा और एक ये ऐसा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, ई
कॉस थीटा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। भाई मेरे ये ई साइन थीटा तो इसी सरफेस पर गुजर जा रहा है, ये ऐसे गुजर जा रहा है इस सरफेस पर। सरफेस से परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, केवल ई कॉस थीटा। ई ये था एरिया वेक्टर आपका, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना था, थीटा था। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का यही कंपोनेंट तो परपेंडिकुलर पास हो रहा है, और एक कंपोनेंट कौन सा है, ई कॉस थीटा ना, ये वाला जो ऊपर वाला मैंने लिया, ई कॉस थीटा। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ई साइन थीटा कंपोनेंट कौन सा है, ये ई साइन थीटा कंपोनेंट है। ये बताओ ये पास हो रहा है क्या इससे, इस सरफेस थोड़ी पास हो रहा है, तो सरफेस को टच करता हुआ निकल जा रहा है, ये ऐसे, ठीक है। इसका मतलब कि जो फाई की प्रोपोर्शनल टू ई है वो डायरेक्टली सारी ई पर नहीं है, बल्कि दिस फाई इज व्हाट, इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ओनली ई कॉस थीटा। क्योंकि अगर किसी एंगल पर जाएगा तो केवल ई कॉस थीटा कंपोनेंट ही उसका होगा ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स को बना रहा होगा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उससे पास नहीं होगी, लेकिन फ्लक्स कौन बनाता है, जो सरफेस के परपेंडिकुलर पास होता है। तो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल पर है इससे, एरिया वेक्टर से, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर पास होगा, केवल ई कॉस थीटा वाला। यानी कि ये दो कंक्लूजन हमारे निकल के आए। तो और जरा फाई को कंक्लूड करें बेटा, तो फाई क्या लिख सकते हो, ए ई कॉस थीटा, देखो ई ए कॉस थीटा इंप्लाइज दैट फाई इज इक्वल्स टू व्हाट, ई ए कॉस थीटा क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है ए क्रॉस बी, और ए बी कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी। यानी फाई इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। सिंपल सा ही आपका फ्लक्स का फॉर्मूला निकल के आ गया, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए। देखो ये बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है, समझने की कोशिश करो। जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में कोई दरवाजा होगा, कोई खिड़की होगी, थोड़ा दूसरे तरह की सोचने की कोशिश करो। उस खिड़की के बाहर या आपके कमरे के बाहर हवा चल रही है, आप उस एयर को मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो बाहर एयर चल रही है उसको मान लो क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी बताओ जिस कमरे में तुम बैठे हुए हो उसकी खिड़की जो है, वो जो खिड़की है उस खिड़की की अपनी लेंथ ब्रेथ होगी ना, उसको मान लो क्या, एरिया, ठीक। एयर्स क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो खिड़की क्या हो गई तुम्हारी, एरिया, ठीक। अब उस खिड़की का जितना बड़ा एरिया होगा, उस खिड़की का जितना बड़ा एरिया होगा भाई मेरे, बाहर से अंदर उतनी ही तो हवा आएगी। जितना बड़ा एरिया होगा बाहर की हवा उतनी ही क्या होगी, अंदर आएगी, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये कह सकते हो कि जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। पहला एक्सप्लेनेशन हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, बाहर हवा अगर तेज चल रही है, बहुत तेज चल रही है, मान लो 30 मीटर पर सेकेंड की हवा चल रही है, इसका मतलब 1 सेकेंड में 30 मीटर तक की हवा आपके कमरे के अंदर आ सकती है ना। यानी जितनी तेज होगी बाहर हवाएं, हवा उतनी ही ज्यादा आपके उस कमरे के अंदर आएंगी। जो कमरे के अंदर एयर फिल कर रहे हो वो फ्लक्स है, किसका फ्लक्स है, एयर का। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स पढ़ रहे हैं, उसको एयर के फ्लक्स से रिलेट कर लो। बाहर जितनी तेज हवा होगी, एरिया जितना ज्यादा होगा खिड़की का, छोटा सा एरिया का दरवाजा थोड़ा सा खोलो खिड़की का, थोड़ी सी हवा आएगी, ज्यादा खोल दे तो ज्यादा हवा आती है। छोटा सा एरिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड कम पास हो रही थी, ज्यादा एरिया खोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पास होने लगी, तो फ्लक्स ज्यादा हो गया। बड़ी खिड़की खोला, ज्यादा हवा आ गई, अंदर ज्यादा हवा भर गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, दो चीज समझ में आ गई ना, कि ज्यादा तेज हवा होगी तो ज्यादा अंदर हवाएं आएंगी, और ज्यादा बड़ा एरिया ओपन करोगे तो ज्यादा हवा अंदर आएगी, ठीक है। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, फ्लक्स जो होगा वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वहां पे एयर का फ्लक्स है, यहाँ पे किसका फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। दूसरी चीज, उस खिड़की को, जैसे मान लो ये ऐसे खिड़की जैसे बंद कर रखा है मैंने, ठीक। अब उसको इतना खोलोगे तो हवा कुछ और आएगी, इतना खोलोगे, जैसे मान लो ये वॉल है, जैसे ये वॉल है, ठीक है, और तुमने ऐसे खिड़की ऐसे बंद रखी। अब जितना इस खिड़की को खोलोगे हवा उतनी ही तो आएगी ना बेटा। यानी कि जो अंदर एयर आ रही है वो इस बात पे ही डिपेंड नहीं कर रही कि बाहर हवा कितनी है और उसका एरिया कितना है खिड़की का, बल्कि वो इस बात पे डिपेंड कर रही है कि खिड़की कितने एंगल पर रखी हुई है उस एयर फील्ड के साथ, ठीक है। वैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस सरफेस का एरिया वेक्टर कितना एंगल पे है वो भी डिसाइड करेगा कि फ्लक्स कितना होगा। यही चीज होस पाइप के साथ भी होती है। जो आपकी वाटर पाइप होती है, वाटर पाइप में भाई जितना नोजल जितना बड़ा होगा उस वाटर पाइप का, पानी उतना ही ज्यादा आएगा। एरिया पानी, एयर की जगह आपकी फ्लक्स किसका निकालो, वाटर का फ्लक्स हो सकता है। जितना बड़ा एरिया पानी उतना ज्यादा, जितना बड़ा एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी, ठीक है। पानी की स्पीड जितनी ज्यादा होगी, बहुत तेजी से, मान लो आपने एक समरसेबल का पाइप, हाउस पाइप ले लिया और एक सिंपल मोटर का हाउस पाइप ले लिया, पानी किसमें तेज आता है, समरसेबल में ना। 1 सेकंड में समरसेबल के हाउस पाइप से ज्यादा पानी निकलेगा।
1 सेकंड में मोटर की होस पाइप से कम पानी निकलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में वाटर की स्पीड क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। सेम माइंड यहाँ भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, एरिया चाहे जितना भी ले लो, एरिया भी बढ़ा लो, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा लो, फ्लक्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा होस पाइप बड़ी होगी पानी उतना ज्यादा आएगा, जितना तेजी से पानी आ रहा होगा पानी उतना ज्यादा कलेक्ट होगा। और दूसरी चीज वो जो होस पाइप है उसका एंगल भी तो है। होस पाइप, मान लो होस पाइप ऐसे हो रही है और पानी ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जाने के बाद पानी नीचे आएगा ना, तो पानी की स्पीड क्या होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पूरी की पूरी कहानी है ना इसकी फ्लक्स की, वो एयर फ्लक्स भी वैसे ही बेटा निकाल सकते हो, वाटर का फ्लक्स भी वैसे निकाल सकते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी। बस याद रखने वाली बात यह है कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल आता है E डॉट ए। क्यों E डॉट ए? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट वेक्टर जो एरिया वेक्टर है उसके साथ कितने एंगल पर रुकी हुई है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि फ्लक्स कितना ज्यादा होगा। ठीक, तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं कि फाई इज इक्वल टू E cos थीटा क्यों आ रहा है। ये याद रखना बहुत जरूरी बेटा। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, जैसे ये सरफेस है और यहां पीछे से ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा होगा? चूंकि मान लो इसे क्यूब है, या मान लो इस सरफेस है स्क्वायर है, इससे बाहर की तरफ ये, अब अगर इस सरफेस से देखोगे तो बाहर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना? 0। अगर इस सरफेस के लिए लोगे पीछे वाले सरफेस के लिए, तब कितनी बनेगी? 180 डिग्री बनेगी। ठीक, अगर 2D सरफेस है तब ऐसा, 3D सरफेस के लिए केवल बाहर की तरफ लेते हैं, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होती है। ये जो एंगल है ना, जब इस एंगल को ध्यान नहीं देते तो सवाल नहीं लगा पाते आप। ठीक है, और कुछ चीजें अगर जानना चाहें फ्लक्स के बारे में, तो फाई इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट ए। आपको पता है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, इसका मतलब फ्लक्स कैसा है कि स्केलर फंक्शन है। E डॉट ए ये कॉस थीटा क्या होता है? फंक्शन स्केलर होता है, यानी फ्लक्स इज अ स्केलर फंक्शन। इसका कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होती। मैं खुद सोचो ना, एक कमरे में कितनी हवा भरी है, उसका कोई मैग्नीट्यूड ही तो होगा ना, डायरेक्शन थोड़ी होगी कि इधर नॉर्थ वेस्ट ईस्ट वेस्ट, तो कुछ नहीं होता। वैसे ही किसी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर है ना, नंबर 1 2 10 15 10 नंबर है, 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर कोई डायरेक्शन थोड़ी होगी। ठीक है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। सो इट इज अ स्केलर फंक्शन। यूनिट निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बाय क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? F अपॉन क्यू ना, फोर्स की यूनिट न्यूटन। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड याद है? E इज इक्वल टू क्या लिखते थे? E इज इक्वल टू F बाई क्यू। याद रखो भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट पर कूलम, ऊपर चला गया, न्यूटन पर कूलम। और ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई न्यूटन पर कूलम, और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। सो फाई इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई इज इक्वल टू ए cos थीटा। एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर हो गया। इसी पे क्वेश्चन लगाने हैं आपको फ्लक्स पे बहुत। और ये बात जान लीजिए, ऐसा कोई भी कंपटीशन और ऐसा कोई भी बोर्ड एग्जाम नहीं मिलेगा आपको जिसमें फ्लक्स का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एक सवाल आपको 101% फ्लक्स में मिलेगा कि सरफेस दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा उस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना है। एक क्वेश्चन तो डन आना ही आना है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एंगल याद रखना है। E a cos थीटा में थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है? E और A के बीच का ना। A क्या है? एरिया वेक्टर। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। A B cos थीटा में थीटा किसके बीच का एंगल होता है? वेक्टर ए वेक्टर बी। ठीक, आइए इस पे क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले 2D सरफेसेस का लगा लेते हैं क्वेश्चन, फिर 3D सरफेस की बात करें। ठीक, क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो ये सरफेस है, ठीक, ये पीछे वाला मत देखो, ये स्क्वायर है, मान लो ऐसा है स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस प्लेन के, इस सरफेस के बिल्कुल प्लेन के पैरेलल लेकिन लोअर हाफ से ही पास हो रही है। ई ऑफ प्लेट। तो आपको बताना है व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड। ये वर्ड सुन लो, फ्लक्स लिंक्ड मतलब फ्लक्स पास थ्रू द सरफेस कितना होगा। अब देखो केवल लोअर पोर्शन से ही पास हो रहा है, मतलब पूरे एरिया से तो पास नहीं हो रहा है। फाई इज इक्वल टू क्या होता है भाई? ई ए लेते थे ना, तो ए तो पूरा पास नहीं हो रहा है, तो क्या कर दोगे? A/2 कर दोगे, है ना, हाफ ऑफ द एरिया। तो आधे लेंथ से तो पास हो रहा है, तो पूरा एरिया नहीं जाएगा, है ना। गलत हो गया सवाल आपका। मैंने आपसे कहा E इज पासिंग पैरेलल टू द प्लेन, बात ही खत्म हो गई, सवाल ही खत्म हो गया। इस प्लेन के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही ना, तो फाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखो, E A
कॉस थीटा, थीटा किसके किसके बीच का एंगल बताया था? थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ना। ये बताओ इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही तो होगा, ये बाहर की तरफ आता हुआ। सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो गया क्या एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में? 90 डिग्री है कि नहीं है? यानी कि फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है? लोग कहेंगे बन है ना, कॉस 90 हो गया कितना? 0, यानी कि कोई फ्लक्स नहीं पास हो रहा है। और मैंने आपको इसलिए फील कराया था बेटा, मैंने उस वर्ड जो बताया पासिंग थ्रू, उसका मतलब बताया था। ये बताओ इस सरफेस के पैरेलल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये पास कर रहा हूं, यही तो सवाल था। सॉरी, सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो ये क्या इस सरफेस से पास हो रही है? अरे सरफेस से पास होती ना जब इसके अंदर से जाती। देखो ये है, ये पास हो गई सरफेस के ना, सरफेस से पासिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलर वो भी, तो ये ऐसी जाएगी ना, तब ना कहोगे सरफेस से पास होगी। और ऐसी जाने वाले में भी केवल वही नहीं कि ये ऐसी वाली नहीं, कौन सी? जो परपेंडिकुलर होगी। तो इसको याद रखना, उसी वर्ड से पकड़ लो। सरफेस के ऊपर से कोई चीज निकल जाएगी तो थोड़ी होगा। आप स्कूल के गेट के बाहर से स्कूल को देखते हुए निकल जाए तो थोड़ी कहा जाएगा आप स्कूल के अंदर आए। स्कूल के अंदर आइए और गेट के बिल्कुल परपेंडिकुलर अंदर आइए। जोक सा पार्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया? 0 पीएमटी। पीएमटी का क्वेश्चन था भाई ये पीएमटी का, हालांकि सेशन बहुत पुराना है, शायद 2011 वाला है, बट बुक में आपके साथ मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक सर्किट सिंपल सा सवाल है। 2D पे नॉर्मली सवाल बेटा पूछा नहीं जाता। एक और देख लो, जैसे मान लो एक ऐसे रिंग है, ठीक, और द रेडियस ऑफ द रिंग इज r, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट एंगल 60 डिग्री विथ रेडियस r। कंफ्यूजन हो गई। ये ऐसे दिया गया है, आपको एक रिंग दी गई, रिंग का रेडियस r दिया गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे दी गई है 60 डिग्री इस रेडियस वेक्टर के साथ। पूछा गया है व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द रिंग। ऐसे बताइए, सिंपल सा है। फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। वैल्यू नहीं दी गई थी आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ई दी गई है, ई। रिंग है, रिंग का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर कॉस 60 थीटा दिया गया आपको, cos 60 सॉल्व कर लिया, आंसर गलत हो गया। क्या गलती हो गई भाई? भाई बार बार आपसे बता रहा हूं कि थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िए, थीटा को ध्यान रखो। थीटा किसके किसके बीच का एंगल था? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का ना, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का था। तो जरा सोचो, एक रिंग है और उस रिंग के लिए आप निकाल रहे हैं भाई, रिंग मैंने पता नहीं कहाँ रख दी, चलो छोड़ो। ये रिंग है ना, रिंग, इस रिंग का एरिया वेक्टर किधर होगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड ये तो होगा ना भाई। थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। दिस इज द एरिया वेक्टर ए, या ऐसे लिख लो ए कैप या एन कैप, जो तुमको याद रखना रख लो। तो ये बताओ, ये एरिया वेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये एंगल 60 डिग्री, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना बनेगा? 30 डिग्री बनेगा ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई ए पाई ए स्क्वायर कॉस 30 डिग्री। लेट मी आंसर, cos 30√3/2 रख दोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 2D सर्फेसेस का ऐसे ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, यही पूछे जाते हैं आपसे। बोर्ड में अगर पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल 2D सर्फेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स से नहीं आते बेटा। सवाल आते हैं 3D सर्फेसेस के, अगर सरफेस 3D हो तब उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे होगा। ठीक, और चलो देखें कैसे लगाएंगे। बढ़िया है, ये आपके बोर्ड से लेके कंपटीशन में ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे 3D बॉडीज पे, क्लोज्ड बॉडीज पे, क्लोज सरफेस पे। ठीक है, 2D वाले बहुत कम पूछा जाता है, वो पता नहीं कैसे पीएमटी पूछ लिया, बहुत पहले वो भी था, अब नहीं पूछा था बेटा। तो क्वेश्चन है, एक आपके पास यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का सिलेंडर है, और जिसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेडियस आपको दिया गया है कैपिटल R, ठीक, और इसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रख दिया गया है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन बताई गई है। द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज सच दैट इट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, मींस E इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ये है क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बेटा इसमें पूछा गया है, फ्लक्स थ्रू ईच फेस, या ईच सरफेस कर सकते हो आप, ईच सरफेस ऑफ सिलेंडर एंड
नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, यानी पूरे सिलेंडर में जितनी सरफेसेस होंगी, जितनी तरीके 10 15 20 50 तीन ही सरफेस होती है बेटा, सिलेंडर 3 सरफेस बताया ना, कर्व सरफेस होगी, एक ऊपर का क्रॉस सेक्शन, एक नीचे क्रॉस सेक्शन, तो इसके हर एक क्रॉस सेक्शन से और ये कर्व्ड सरफेस से ईच फेस ऑफ द सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, पूरे के पूरे सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि सिलेंडर में बना ले इसको ऐसे, देखो ये सिलेंडर बना लिया हमने बेटा, इसमें 3 सरफेसेस होंगी, एक तो ये इधर वाला क्रॉस सेक्शन, एक इधर वाला क्रॉस सेक्शन और एक कर्व्ड क्रॉस सेक्शन। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इसके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें नहीं बना रहा हूं, बिल्कुल ऐसे एक्सिस ऑफ द सिलेंडर पे, जैसे ये है, ये ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड रखी गई, ये ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिलेंडर रखा गया, इसके अंदर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास होगी, सिलेंडर के हर फेस से, यानी इस फेस से कितना फ्लक्स है, इस फेस से कितना फ्लक्स है, और इस फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलर, और पूरे सिलेंडर कितना होगा। तो फाई ई का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा, वेक्टर ई डॉट ए, यानी ई ए कॉस थीटा, पहले सवाल लगाना सीखो, यानी कि आपको ई पता होना चाहिए, दिया गया है ई है, एरिया पता होना चाहिए, अच्छा क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया है तो भी आप पता कर सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया भी 2 पाई आर है, ये आपको पता है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज एल, थीटा सारा रोल प्ले यही करने वाला, सारा कलाकार यही करेगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, तो पहले ये थीटा की बात कर लेते हैं, फाई फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस, इससे बात करें, देखो ये सिलेंडर है ऐसा, इस सिलेंडर में एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस और एक ये कर्व्ड वाली है ना, इन्हीं तीनों से तो फ्लक्स निकालना है आपको, ये 3 सरफेस होती हैं, इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू दिस, ऐसे इस सरफेस का एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ना, इस सरफेस का एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर, 3D बॉडी क्या बताया था, परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल ना, इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यानी कि इस सेकंड एरिया का भी एरिया वेक्टर इधर, ये मान लो एन कैप है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो ये नेगेटिव एक्स माइनस एन कैप हो गया, इस सरफेस का एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, ऐसे इधर भी बनेगा बाहर की तरफ। ठीक है, फाइनल बताओ ई, ठीक है, रेडियस कितनी दी गई इसकी बेटा आर, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई इंटू आर स्क्वायर, ए हो गया, ई हो गया, ए हो गया, कॉस थीटा, फर्स्ट सरफेस ये माना था ना, क्या लिख दूं परमानेंटली, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस और थर्ड सरफेस, तो फर्स्ट सरफेस के लिए फाई 1 की वैल्यू निकलेगी भाई ई ए कॉस, जरा ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जा रही है, ऐसे ना, यानी कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कुछ ऐसी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द यूनिट वेक्टर, एन का कितना एंगल बनेगा 180 डिग्री, यानी cos 180, cos 180 कितना होता है -1, यानी माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, इससे पास होने वाला फ्लक्स, पहली सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, माइनस ई पाई आर स्क्वायर, यूनिट लिख दे, अबे फ्लक्स से कोई यूनिट नहीं होगी भाई, दूसरा सरफेस हो, दूसरी सरफेस ये फाई 2, फिर वे लिखोगे ई एरिया, अच्छा देखो ये जो है थीटा जरा बताओ यार कितना है, इस पॉइंट देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है ना, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया एन का, भाई मेरे यहाँ कितना एंगल बन रहा है 90, cos 90 कितना हो जाएगा 0, यानी सेकंड सरफेस से सीधे लिखे 0 हर जगह ना, 90 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 हर जगह देखो, इसको जरा समझ लो क्योंकि 3D बॉडी है, जैसे जैसे ऐसे देखो इसको, ये सरफेस है ना, इस सिलेंडर को ऐसे कर दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एक्सिस पे पास हो रही थी, ये ऐसे, इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है एक्सिस पर, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया एरिया वेक्टर, तो भाई ये बताओ हर जगह इलेक्ट्रिक सिलेंडर डाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर हर जगह कितना होगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री हमेशा क्या होगा 90 डिग्री होगा, यानी इस पूरे सरफेस कर्व्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी 0 आएगी। फिर थर्ड सरफेस की बात करो, इसके लिए इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो यही अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, यानी कि ई पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, थीटा कितना बन रहा है बेटा 0, cos 0 कितना होता है 1, यानी वैल्यू क्या आएगी ई पाई आर स्क्वायर। तो पहली सरफेस के लिए, इस क्रॉस सेक्शन सरफेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू कितनी बेटा ई ए कॉस थीटा से माइनस ई पाई आर स्क्वायर, क्योंकि cos 180 आ रहा था,
दूसरी इस तीसरी सरफेस के लिए प्लस ई पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस के लिए कट गया, पहला सवाल हो गया। ठीक है, तो नेट फ्लक्स कितना आएगा? दूसरा क्वेश्चन देखो, नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। भाई फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ये बताया था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्केलर क्वांटिटीज कैसे ऐड की जाती हैं नेट निकालने के लिए? अलजेब्रिक सम कर देते हैं, पहला वाला जोड़ दो, दूसरा वाला जोड़ दो, ये वाला तो जीरो हो ही गया था। यानी नेट फ्लक्स होगा फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस। पहले वाले सरफेस के लिए बेटा माइनस ई पाई आर स्क्वायर, दूसरी वाली सरफेस के लिए जीरो, और तीसरी वाली सरफेस के लिए प्लस ई पाई आर स्क्वायर माइनस ई पाई स्क्वायर प्लस ई पाई स्क्वायर कट गया, खुदा पहाड़ निकला चुका है। नेट फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई? शून्य आई। कितनी आई? जीरो आई। तो ये याद रखो, सिलेंडर में केवल क्रॉस सेक्शनल एरियाज की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। अगर एक्सिस के अलोंग उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कर्व सरफेस के लिए क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। अगर मान लो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो ये दोनों जीरो हो जाते, केवल इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद कर सको ना, इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेना, लगाना नहीं पड़ेगा। इससे माइनस ई पाई आर स्क्वायर, उससे प्लस ई पाई आर स्क्वायर, इससे हो गया जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर अगर हो तो फ्लक्स कितना आएगा? शून्य आता है। और अगर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस हो तो इसकी वजह से मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल ऐड कर दिया उसको, आपका क्वेश्चन तैयार होगा। ठीक, चलो इसको कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्यूब। अब इसको थोड़ा समझ लेना बेटा, क्योंकि इसमें बोर्ड और कंपटीशन में बहुत सवाल पूछ जाते हैं क्यूब्स, स्पेशली क्यूब और सिलेंडर पर, इसलिए दोनों का सवाल करा दे रहा हूं। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई दी गई है, क्यूब के पास रखी गई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर ही बताया गया बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इट्स दीज टू सर्फेसेज, यानी आमने सामने की जो सर्फेसेज हैं परपेंडिकुलर टू ए डी ई एच एंड बी सी जी एफ, ये जो फेस है और ये जो फेस है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर रखी गई। ठीक है, यानी ये ऐसे पास होते। तो क्वेश्चन है कि इस सेम सवाल जैसे सिलेंडर का, कि हर एक फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है एंड व्हाट इज द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। अभी क्यूब और सिलेंडर के क्वेश्चन जरा आराम से समझ के कर लो, क्योंकि बोर्ड में या कंपटीशन में पूछा जाएगा केवल यही दोनों, और कोई सरफेस बहुत रेयरली पूछा जाएगा। मैक्सिमम टाइम यही दो फेसेस में सवाल पूछे जाते हैं। अब इसमें भी वही करोगे ना, देखो इसमें कितनी सरफेसेस हैं। मान लो एक सरफेस ये मैं लिख दूं सारी सरफेस को, क्वेश्चन याद है ना, फ्लक्स थ्रू ईच फेस एंड नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब। यही सवाल है बेटा कि इस फेस, हर एक फेस से कितना होगा और पूरे क्यूब से कितना होगा। अब इसमें देखो सबसे पहले वही है, क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 है ना ये। अब इसको समझ लो, जैसे ये है क्यूब, ये ऐसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है जो इसके इस फेस और इस फेस के परपेंडिकुलर। देखो ये फेस ऐसा है, ये फेस के परपेंडिकुलर, ये फेस के परपेंडिकुलर, ऐसा ही तो है ये। अब जरा सोचो, इसको याद कर लो, एक समझा दे रहा हूं, बाकी सब में याद कर लो। अगर बेटा किसी एक फेस और इस आमने सामने वाले फेस के परपेंडिकुलर है, तो जिस फेसेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही, केवल उन्हीं फेसेस के थ्रू फ्लक्स मिलेगा। बाकी सारे फेसेस के लिए तो एंगल 90 डिग्री होगा। देखो क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है, और इस ऊपर वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर बताओ कैसा होगा? भाई देखो अभी लिखोगे ना, फाई इज इक्वल्स टू, आप ये लिखेंगे फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, मान लो क्यूब की साइड ए गिवन हो, हालांकि इस क्वेश्चन में दी गई, भी क्वेश्चन जिसमें गिवन होगा वो भी कराऊंगा। सबकी साइड्स ए दी गई है तो एरिया निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड की। थीटा ये तो खेल करने वाला है सब कुछ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थे, एरिया वेक्टर कैसा है? इस फेस का जो ऊपर वाला फेस, ये वाला फेस, एरिया वेक्टर ऐसा होगा ना, कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होगा? 0। यानी ऊपर वाले फेस की वजह से कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फील्ड तो इसके थ्रू पास थोड़ी हो रही है, ये तो इस सरफेस से पास हो जाएगी। देखो ये ऐसे पास हो जाएगी। ठीक, यही हाल नीचे वाली से, तो इस फेस के जैसे नीचे होगा, ये इधर नीचे फ्लक्स, नीचे वाले फेस से कितना फ्लक्स होगा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर इस फेस का किधर होगा? आउटवर्ड, बाहर की तरफ ना। 90 कॉस 90 कितना हो गया? 0। अच्छा ये फेस देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस फेस से भी ऐसे ही पास हो रही है, और इस फेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टुवर्ड्स यू ना, ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, ये ऐसा होगा। कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। कॉस 90 0, मतलब इस फेस से भी कोई फ्लक्स नहीं पास होगा।
इधर वाला फेस जो फेस मेरी तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर ना, बाहर की तरफ। यहां भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। मतलब ये हुआ कि इसमें ये जो फेस ऊपर वाला है, नीचे वाला है, कोई भी फ्लक्स नहीं देगा। ये जो फेस बाहर वाला है और जो अंदर वाला, लिख दूं, देखो एक तो फेस ABCD है, ABCD ऊपर वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर बेटा ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितना एंगल बना, 90 डिग्री, कोई फ्लक्स नहीं होगा, यानी कि फ्लक्स थ्रू ABCD इज 0। इस ABCD के जस्ट नीचे कौन सा होगा, EFGH, फ्लक्स थ्रू EFGH, यहां भी तो cos 90 होगा। देखो कैसे निकला, EA cos 90, यहां भी EA cos 90 हो गया, ऊपर नीचे हो गया। पीछे वाला देखो इसको के जस्ट पीछे, यानी ABEF, फ्लक्स थ्रू ABEF, देखो ABEF, इस क्यूब के जस्ट पीछे वाला जो फेस है, पीछे वाले फेस का एरिया वेक्टर इसके पीछे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री, cos 90 0, यानी उसके लिए भी क्या हो जाएगा। और उसके जस्ट सामने वाला ये वाला फेस दिख रहा है, यानी कि फाई थ्रू कौन सा बेटा, CDHG, CDHG। मन में क्यूब का डायग्राम बना के रखोगे ना, बहुत मस्त सवाल समझ में आएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन होगी। इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गई, एरिया वेक्टर इस सरफेस के नॉर्मल, एंगल कितना बना, 90 डिग्री, cos 90 is again 0। 6 में से 4 फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। बचा क्या, जिस फेस के परपेंडिकुलर दिया गया था, यानी कि फाई थ्रू ADHE, ADHE फॉर्मूला क्या होता है बेटा, EA cos थीटा, E एरिया कुछ दिया नहीं गया था, मान लो A है या A दिया गया है, A इस फेस का एरिया बताओ, लेंथ कितनी A, ब्रेथ कितनी A, तो स्क्वायर वाला फेस ही, तो फेस का एरिया कितना हो जाएगा, EA स्क्वायर, ये हो गया इसका EA स्क्वायर, ये हो गया cos थीटा। इस फेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ना, ये जो फेस है ये, इस फेस का एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। अब देखो इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, कितना एंगल बन रहा है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरफ, यानी cos 180 डिग्री ना, यानी कितना जाएगा, माइनस ये स्क्वायर, और बचा कौन सा फेस, ये वाला, फाई थ्रू BCGF, नाम देख लेना भाई, उसका गलत ना लिख दो, BCGF, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, EA cos थीटा, फॉर्मूला वही, इलेक्ट्रिक फील्ड E ही यूनिफॉर्म हर जगह। A का मतलब यहां भी क्या, एरिया इस फेस का कितना आएगा, स्क्वायर का एरिया, जो लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी A स्क्वायर, cos इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो यहाँ एंगल कितना बना था, cos 180। इस सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ ना, परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द सरफेस टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है, यानी cos 0, cos 0 मतलब 1, यानी क्या बचेगा, EA स्क्वायर। सारी फेसेस हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 फेसेस में से केवल 2 फेस की वजह से मिला फ्लक्स, बाकी 4 फेस के लिए क्या हो गया था, फ्लक्स 0। दूसरा क्वेश्चन क्या था, नेट फ्लक्स, तो फाई नेट, जैसे मैंने आपसे कहा कि फाई यानी फ्लक्स एक स्केलर फंक्शन है, सबको अलजेब्रिकली जोड़ दिए भाई, ये सब 0 थे ही, बचेगा ये, यानी क्या, प्लस EA स्क्वायर माइनस EA स्क्वायर, रिजल्ट इज व्हाट, 0। मतलब कि एक क्यूब है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्यूब विच इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। अब उसके अंदर कोई चार्ज वगैरह ना हो अगर, तो जैसे यहाँ पे कोई चार्ज वगैरह नहीं रखा था ना, तो इसको याद कर सकते हो, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, एक क्यूब दिया गया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड उस क्यूब के किसी 2 फेस से परपेंडिकुलरली पास हो रही हो, और उसके अंदर किसी तरीके का चार्ज नहीं रखा गया होगा, तो उस टोटल क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा, 0 होगा। ठीक, अब याद क्या कराना चाह रहा था, जब भी क्यूब दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी दी जाए, तो केवल हमें फ्लक्स मिलेगा लेफ्ट सरफेस से लिए और फ्लक्स मिलेगा राइट सरफेस के लिए, बस। बाकी ये बार बार नहीं करूंगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्यूब के करा रहा हूं जो बोर्ड में पूछे गए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन उठा रहा हूं, एनसीईआरटी में भी एग्जांपल दिया गया उसका बेटा, ये काम नहीं किया जाएगा, सिर्फ लेफ्ट सरफेस के लिए निकालेंगे और राइट सरफेस के लिए निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, वैल्यू बदल नहीं रही है। देखो
इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह ई ई ई ई ई ही थी, इसीलिए नेट फ्लक्स क्या है अब 0 आया। जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही हो हमेशा, कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स या वाई या जेड किसी एक्सिस पर डिपेंड करा देते हैं, तो वैल्यू कुछ और आती है, तो निकालना पड़ता है। ठीक है, तो फिलहाल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चार्ज अगर नहीं है इसके अंदर कोई भी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है पूरे स्पेस में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, नेट फ्लक्स कितना आएगा उसका 0 है। ठीक, कंप्लीट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोर्ड का क्वेश्चन बेटा आपका, ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जांपल भी है, बोर्ड में भी पूछा गया है, और एक कंपटीशन का भी ठीक ठाक सवाल बन सकता है। एक क्यूब दिया गया है आपको, एंड द साइड ऑफ द क्यूब इज a एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग x एक्सिस व्हिच इज इक्वल्स टू E नॉट x। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ना, वो देखो x पर डिपेंड कर रही है। पिछले वाले सवाल में कहा गया था E इज इक्वल्स टू E नॉट एनी कांस्टेंट था, यानी यहाँ 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 हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, तो यूनिफॉर्म थी। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड x पर डिपेंड कर रही है। अच्छा, इस कोऑर्डिनेट 3D प्लेन में ओरिजिन ये है, इससे a डिस्टेंस पर एक क्यूब आपका बेटा ऐसे रखा गया है। नाउ सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अब इसमें आंसर 0 नहीं आएगा, इसमें आंसर 0 नहीं आ सकता ना, कुछ खेल हो रहा है, एक्स पर डिपेंड करेगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, प्लस ए प्लस ई नॉट माइनस ई नॉट जैसे नहीं आएगी। कैसे लगाओगे भाई, अब मैं जो रटाया था आपको याद क्यों कराया था मैंने, इसीलिए ऐसे सवालों के लिए। ये जो क्यूब है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस फेस और इस फेस के परपेंडिकुलर है ना, इस फेस और इस फेस के, फेस 1 फेस 2। तो भैया बाकी के जो 4 फेसेस ऊपर नीचे आगे पीछे, ये जो 4 फेसेस उससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा 0, तो हम उसकी जिक्र नहीं करेंगे। तो टोटल जो फाई नेट होगा वो क्या होगा बेटा, फर्स्ट सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है और जो सेकंड सरफेस से फ्लक्स पास हो रहा है, बात समझ में आई। अच्छा, और चलो फाई 1 निकाले। अब फाई 1 का फॉर्मूला क्या है, फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, इंप्लाइज दैट ई कितने दी गई है, देखो इस फेस से कितना ई पास हो रही है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस फेस। तो ई का फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो क्या दिया, ई नॉट एक्स ना, यानी ई नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो पास होगी, ई नॉट एक्स इससे पास होगी। अच्छा, एक्स यही तो है, तो ये वाला फेस कितनी डिस्टेंस पर है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एक्स एक्सिस पर, ए डिस्टेंस पर, यानी ई नॉट एक्स की जगह रखोगे क्या ए, ये खेल होगा इसमें। फिर से कर देते हो, ई नॉट एक्स होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बेटा, ई नॉट एक्स। एक्स क्या है, एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू है, तो ये जो फेस है पहला वाला वो एक्स से कितनी, एक्स एक्सिस पर कितनी दूरी पर है, ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर, तो ई नॉट एक्स की जगह रखोगे ए। एरिया देखो, सारी लेंथ ए दी गई है, तो इसकी लेंथ ए, ब्रेथ भी ए, तो एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस थीटा। इस सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड, ठीक, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है, देखो ई नॉट एक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ कितना किलो बनेगा 180, यानी कॉस 180, तो ई नॉट ए क्यूब कॉस 180 इज माइनस ई नॉट ए क्यूब आ गया पहले फेस से, पहला फ्लक्स। फाई 2 की बात करो बेटा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड ना, ये हो गया। तो फाई 2 का फॉर्मूला वही ई ए कॉस थीटा, इंप्लाइज दैट फाई 2। ई का मतलब क्या बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रीजन में है, ई नॉट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर दिस फेस, देखो यहां से यहां तक ए, ये भी तो एक क्यूब की साइड ही है, ये वाली ये भी तो क्यूब की साइड ही है, यानी इसकी डिस्टेंस भी कितनी होगी ए, विच इज द साइड ऑफ द क्यूब, यानी a प्लस ए, यानी ये जो फेस है वो इस ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, 2a डिस्टेंस पर होगी ना, a डिस्टेंस पर ये, और फिर पूरी साइड ऑफ द क्यूब की लेंथ ये, यानी 2a इतनी दूरी पर ये है। तो e नॉट और x क्या रखो बेटा, ट्वाइस ऑफ a। एरिया की वैल्यू फिर वही लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी क्या a स्क्वायर कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इस सरफेस का बाहर की तरफ, यानी कॉस 0। तो फाई 2 इज इक्वल्स टू ई नॉट 2a क्यूब, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो गया, 2 इधर आ गया, cos 0 1, यानी 2 ई नॉट ए क्यूब। तो नेट फ्लक्स बताओ कितना होगा, सिंपल जोड़ दो, फर्स्ट इक्वेशन से फाई 1 प्लस फाई 2, फाई 1 इज व्हाट, ई नॉट ए क्यूब विथ माइनस साइन, प्लस फाई 2 कितना है बेटा, ये 2 ई नॉट ए क्यूब, इंप्लाइज दैट फाई नेट कितना आ गया, ई नॉट ए क्यूब।
डायरेक्शन कोई पूछे तो बता दोगे ना, 2E0 A क्यूब किधर आ रहा था, ये वाला ना बड़ा वाला था, इसलिए इधर होगा। धन्यवाद भैया। स्केलर है, फाई क्या होती है, स्केलर होती, कोई डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन मतलब क्या ना, गलत हो जाएगा। फाई क्या है, स्केलर फंक्शन है, ठीक। फाई नेट इज व्हाट, E0 A क्यूब, फिर कांस्टेंट, अरे मतलब क्या है, स्केलर है, कोई वैल्यू थोड़ी होगी, डायरेक्शन थोड़ी होगी। फाई की वैल्यू क्या होगी, E0 A क्यूब। सिंपल सा क्वेश्चन है, इधर इधर आगे पीछे जीरो, इसकी वजह से मिलेगा माइनस E0 A क्यूब, इसकी वजह से मिलेगा प्लस प्लस 2E0 A क्यूब, नेट क्या हो जाएगा, प्लस 2E0 A क्यूब माइनस E0 A क्यूब, रिजल्ट इज E0 A क्यूब। ये मजेदार बात थी, इस पे सवाल कराते हैं, एक दो सवाल और लेते हैं इस पे, ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पर डिपेंड करे तो ये भी देखो, ये भी बेटा बोर्ड का क्वेश्चन है, और ये आपका 2008 2011 एनसीईआरटी तीनों में है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका कि कैसे क्यूब दिया गया है, क्यूब के सवाल खूब आए, खूब पूछ जाते हैं। क्यूब दिया गया है, बना दिया गया है ऐसे आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है Ex इज इक्वल्स टू अल्फा x टू द पावर 1/2, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अल्फा x टू द पावर 1/2 and the value of alpha is 800 Newton per coulomb meter square, it is given to you। और जो साइड्स दी गई हैं A that is 0.1 मीटर, A हो गया, अल्फा हो गया, x क्या है, x एक्सिस पर डिस्टेंस, और जो ये डिस्टेंस दी गई थी पहले वाले की, वही जैसे पिछले सवाल में था, A किया गया, पूछा गया है वही फ्लक्स थ्रू द क्यूब। चले तो बात वही, परपेंडिकुलर टू द दो सरफेसेस हैं, केवल दो ही सरफेस से मिलने वाला है, यानी डायरेक्ट लिखें। अब देखो आसान हो गया ना, अगर उसको याद रखोगे, फाई नेट इज इक्वल टू फाई थ्रू द लेफ्ट सरफेस प्लस फाई थ्रू द राइट सरफेस। लेफ्ट सरफेस की वजह से फ्लक्स मिलने वाला है और राइट सरफेस की वजह से फ्लक्स मिलने वाला है। चलो फाई थ्रू द लेफ्ट सरफेस निकालो, इस सरफेस के लिए इसका एरिया वेक्टर, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, तो E A cos थीटा, यही होता है फॉर्मूला। चलो तो फाई L इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये ना, ये Ex, ठीक। A का मतलब भाई A दिया गया है 0 पॉइंट, मतलब अभी रखना नहीं, वैल्यू लास्ट में रखेंगे बेटा, यानी एरिया का मतलब हो गया A स्क्वायर cos 180, cos 180 हो गया -1, यानी क्या आएगा देखो, माइनस cos 180 का -1, Ex मतलब ये है ना, अब इसको ऐसे रखें, लास्ट में सॉल्व कर लिया जाए क्या। चलो Ex A स्क्वायर, ये हो गया लेफ्ट सरफेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू, Ex A स्क्वायर, ऐसे ही फाई थ्रू द राइट सरफेस निकालो, इस सरफेस का एरिया वेक्टर बेटा, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। देखो थीटा बार बार आ रहा है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0, तो फाई r इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितनी Ex है, यानी Ex इंटू एरिया, फिर वही होगा ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, साइड सबकी 0.1, यानी A दी गई A स्क्वायर, और cos 0 हो गया 1, यानी कितना आ गया Ex इंटू A स्क्वायर। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म होती, यानी E0 या E होती, तो यहाँ भी देखो नेट कितना आता, प्लस EA स्क्वायर माइनस EA स्क्वायर 0, लेकिन यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है किस पर, x पर, x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, ठीक। तो नेट फ्लक्स कितना आएगा भाई, फाई ड्यू टू लेफ्ट प्लस राइट किया था, तो लेफ्ट वाला इतना था, राइट वाला इतना, देखो Ex कॉमन ले लो, नहीं A स्क्वायर कॉमन है, क्योंकि Ex तो वैल्यू डिपेंड करेगी, डायरेक्ट ऐसा लिख देता हूं एक बार, ठीक है, यानी कि Ex A स्क्वायर माइनस Ex A स्क्वायर, ठीक। फाई नेट इज इक्वल्स टू Ex A स्क्वायर राइट फेस के लिए आ गया, Ex A स्क्वायर राइट फेस के लिए आ गया, लेफ्ट फेस के लिए माइनस Ex A स्क्वायर आ गया, Ex राइट फेस के लिए देखो तो अल्फा, राइट फेस ये था ना, इसके लिए x डिस्टेंस कितनी थी A, और ये पूरा साइड ऑफ द क्यूब A, जब इतनी लेंथ चलोगे तब ना यहाँ पहुंचेगी इलेक्ट्रिक फील्ड ना, यानी कितनी होगी 2A, यानी x की जगह लिख सकते हो 2A टू द पावर 1/2 इंटू A स्क्वायर, माइनस लेफ्ट सरफेस के लिए Ex की वैल्यू निकाले, तो Ex वैल्यू कितनी बेटा, अल्फा, x लेफ्ट सरफेस के लिए कितनी दूरी पर, A पर है, यानी A टू द पावर 1/2 इंटू A स्क्वायर implies that phi net is equals to, देखो अल्फा A स्क्वायर बाहर निकाल सकते हो, तो अल्फा A स्क्वायर बाहर आ गया, अल्फा A स्क्वायर, और देखो A स्क्वायर यहाँ क्या बचेगा, 2A टू द पावर 1/2 होल माइनस A टू द पावर 1/2, देखो यहाँ से A टू 1/2 भी बाहर निकाल सकते हो,
a की पावर 1/2, a की पावर 1/2 बाहर निकलेगा, यहाँ के a की पावर फाइनेट इज इक्वल्स टू अल्फा a स्क्वायर पहले था, a की पावर 1/2 बाहर निकालो तो क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर इंटू a की पावर 1/2, 2 2 4 प्लस 1 डायरेक्ट लिख दो, a टू द पावर 5/2 विद इन ब्रैकेट्स यहाँ क्या बचेगा √2 माइनस 1। अब सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो, अल्फा की वैल्यू पुट कर सकते हो 800, a कितना दिया गया 0.1, √2 माइनस 1 सॉल्व कर सकते हैं इसको, दैट इज 5 इज इक्वल्स टू 800 इंटू 0.1 की पावर 3, 0.1 की पावर 5/2, सॉरी 0.1 की पावर 5/2 अंडर रूट 2 माइनस 1, दिस विल बी द वैल्यू। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, आपको सिंपल कैलकुलेशन में मैंने टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। 800 0.1 की पावर 5/2 अंडर रूट 2 माइनस 1, दिस विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द ट्यूब। ठीक है, अच्छा ये तो इतनी सारी चीजें होंगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म है या वेरिएबल भी है तो एक्स एक्सिस पर डिपेंड कर रही है। ट्यूब, सिलेंडर, इन सब का लगा सकते हैं। एक और केस है फ्लक्स का बेटा, फाई का एक और केस है, देखो वो कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें कोई दिक्कत, कंप्लीट कर लीजिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ूं। जैसे मान लो एक स्फेयर हो, ये एक मान लो यहाँ क्यू चार्ज रखा है और ये एक स्फेयर है। अब इस स्फेयर, इस क्यू चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, यानी कि इस क्यू से इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, 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 इधर भी इलेक्ट्रिक, हर जगह निकलेगी। तो इस स्फेयर से फ्लक्स कितना होगा, पाई थ्रू स्फेयर, ये कैसे होगा? ठीक है, तो उसमें डायरेक्ट ई डॉट ए नहीं लगा पाएंगे बेटा, क्योंकि देखो इसमें एरियल वेक्टर निकल, देखो एरिया वेक्टर डीएस, एरिया वेक्टर डीएस, एरिया वेक्टर डीएस, डीएस डीएस डीएस, बहुत सारे डीएस लेने पड़ेंगे और हर एक सरफेस से इससे निकालेंगे फ्लक्स कितना होगा, छोटा सा निकालेंगे। देखो मान लो जैसे यही ले लो, छोटा सा एरिया वेक्टर लिया, ये क्यू चार्ज की वजह से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, ये छोटा सा एरिया कट किया, कितना डीए या डीएस, जो भी आप लेना चाहें, डीए, इसका एरिया वेक्टर की वैल्यू भी क्या होगी ये। तो हम बेटा इतने छोटे से वैल्यू का फ्लक्स निकालेंगे, फिर इसका फ्लक्स निकालेंगे, फिर इसका फ्लक्स निकालेंगे, फिर इसका फ्लक्स निकालेंगे, और आपको पता है अब आगे क्या करने वाले हैं, छोटे छोटे फ्लक्स की वैल्यू निकाल के जोड़ने वाले हैं, या किसी एक छोटे से एरिया वेक्टर को यूनिफॉर्म लेते हुए ऐसे कट करेंगे, इसकी वजह से निकालेंगे क्या, फ्लक्स, छोटा सा फ्लक्स कितना, डी फाई, वैल्यू कितनी आएगी, फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा होता है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, और आपको पता है प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बाहर की तरफ होती है ऐसे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी ऐसे, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रही है, छोटा सा एरिया है ना, कितना डी ए, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, cos 0, इंप्लाइज दैट डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए, ये हो जाएगा ना छोटा सा फ्लक्स। ऐसे बहुत सारे एरिया वेक्टर्स होंगे ना, हर एक से कितना आएगा, डी फाई, यहां से भी कितना, डी फाई, यहाँ पे भी फ्लक्स कितना बेटा, डी फाई, यहाँ पे भी फ्लक्स कितना, डी फाई, तो सारे डी फाई को जोड़ना पड़ेगा, या फाई टोटल की बात अगर करूं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी फाई, या यही क्या है, ई डॉट डी ए। ये फॉर्मूला हम फ्लक्स के लिए यूज करेंगे ऐसे किसी सरफेस के लिए, अगर कर्व सरफेसेस हो या कोई भी सरफेस, जैसे अभी तक तो आपको स्फेयर है या क्यूब है ऐसा दे दिया गया, मान लो ऐसा दे दूं तो मैं पूछूं भाई यहाँ पे एक चार्ज क्यूब रखा गया, इस सरफेस से बताओ कितना होगा फ्लक्स। अब ना ये क्यूब है, ना ये पैरेललोपाइप्ड है, ना ये स्फेयर है, कुछ नहीं, कैसे करोगे, क्या करोगे, एक छोटा सा एरिया कट करोगे, कितना डीए, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी, ये ऐसी, इसका एरिया वेक्टर भी कैसा, ये ऐसा, तो छोटा सा फ्लक्स इसका निकाला, और ऐसे ही कई सारे एरिया से मिलकर बना होगा ना पूरा पूरा सरफेस, तो पूरे सरफेस के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। तो बेसिकली फ्लक्स के दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये है फाई इज इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट ए, ये तब है जब एरिया आपको पता हो, ये एरिया पता हो, स्फेयर है या उसका क्या कहते हैं, स्क्वायर का है, क्यूब का है, तो उसमें आसानी निकल सकते हो। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे पता ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे किसी सरफेस के लिए हम फ्लक्स का फॉर्मूला बेटा यूज करेंगे, फाई सरफेस, या इसको करेंगे ई डॉट डी, या ई डी ए कॉस ऑफ थीटा,
ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे फ्लक्स के लिए। दोनों फॉर्मूले याद करना है आपको, ये भी याद रखना है, फाई टोटल इज इंटीग्रल ऑफ डी फाई विच इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, ठीक है, ई डॉट डी ए या फाई इज इक्वल्स वेक्टर ई डॉट ए। इतनी चीजें आपको फ्लक्स में पढ़नी है। नेक्स्ट जो मॉड्यूल मिलेगा हमको, नेक्स्ट मॉड्यूल में बेटा इसी पर से उठेगा क्वेश्चन, टॉपिक यहीं से उठाऊंगा, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, यही आपका गॉस थ्योरम देगा भी आपको, ठीक है, यही क्या देगा आपको, गॉस थ्योरम, जिसकी वजह से आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बॉडीज का इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अभी तो अभी दिक्कत आ रही, अभी इंटीग्रेट करना पड़ रहा है, क्यूब का दिया, अभी क्यूब दिया था, क्यूब के लिए एक फेस से निकाला, दूसरे फेस से निकाला, फिर जोड़ा, घटाया, इंटीग्रेट किया, कुछ नहीं करना। अभी जब गॉस थ्योरम पता चल जाएगा ना, तो 2 सेकंड के अंदर सवाल देखते ही आपको निकल जाएगा कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, बहुत आसान रहता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए 2 फॉर्मूले आपको याद में पड़ेंगे, एक तो फ्लक्स का ये डी फाई, इंटीग्रल ऑफ डी फाई विच इज इक्वल टू ई डॉट डी, ये तब लगाओगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो, नॉन यूनिफॉर्म, ये तब लगेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, या जो एरिया है ऐसा भी घटिया सा हो, अजीबोगरीब शेप का, तब लगाएंगे, अदरवाइज फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये लगाते रहेंगे, ठीक है। याद कर लीजिए, क्वेश्चन जो कराए उसको कर लीजिए, और कोई क्वेश्चन अगर आपको आता नहीं है या कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व कराने की कोशिश करूँ, ठीक। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।